वेमीस हाउस, 511 किंडरहाइम या व्हाइट रूम, तीनों की ही ट्रेनिंग इतनी रूथलेस है कि इससे बाहर निकलने वाले को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, द डीमन। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जहां बात होगी सिर्फ व्हाइट रूम की, अ प्लेस विच नेवर चेंजेस। वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता दूं, ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा हार्ड लग सकता है। व्हाइट रूम को पूरा करने की कोशिश करने वाला हर दूसरा इंसान मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। हर एस्पेक्ट पर ध्यान देने वाले इस सिस्टम को हम 10 लेवल्स में डिकोड करेंगे। इसके अलावा व्हाइट रूम खास इसीलिए भी है क्योंकि ये अपनी डिफिकल्टी को तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो व्हाइट रूम के चैलेंजेस और हार्ड होते जाएंगे, जहां या तो तुम हर बार अपनी ही लिमिट्स को ब्रेक करोगे या एक मिजरेबल एंड का सामना करोगे। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, एलिमिनेशन। तुम्हारा दिमाग हमेशा से अपनी वर्किंग कैपेसिटी से नीचे काम करता है, इसीलिए बहुत आसान टास्क भी तुम्हें हार्ड लगने लगे हैं। डे 1 पर तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, बोर होना। बेसिकली नो शॉर्ट्स, नो रील्स, नो प्रोसेस्ड फूड। डे 1 से ही तुम्हारा दिमाग वो करेगा जो तुम उसे करने को कह रहे हो। लेवल नंबर 2, द क्लेवर फेस। अयानो कोजी का एक्सप्रेशनलेस चेहरा कुछ और नहीं, सिर्फ एक मास्क है। लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से बताओ, क्या हर टाइम एक्सप्रेशनलेस होना वर्क भी करता है? हर डीमन एक्सप्रेशनलेस नहीं होता, उनमें से कुछ दिखने में नॉर्मल इंसानों की तरह ही होते हैं। कोई ऐसा इंसान जो कभी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाता, तुम्हें उस पर शक हो सकता है। पर कोई ऐसा इंसान जो बहुत नाइव है, उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्रेशर में आकर उन चीज़ों पर भी हंसते हैं जो उनके लिए फनी नहीं है। इवन वो दूसरों की बात भी बिना रीचेक किए मान लेते हैं। हमारा एंड मकसद है सिर्फ लोगों के ग्रुप में इजीली ब्लेंड होना। व्हाइट रूम में सबको मास्क पहनाए गए, लेकिन अयानो कोजी ने अपने लिए कोई मास्क नहीं चुना। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ में अगर कोई एक्सप्रेशन लेस है तो वो डेफिनेटली एवरेज नहीं है, और हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। लेकिन लेवल 2 को जोड़ती है एक बहुत कमाल की चीज़, जिसे हम देखेंगे लेवल 3 में, रिएक्टिंग सिस्टम। हर जगह तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। किसी ऐसे इंसान के साइड से लड़ना जो तुम्हारा उतना अच्छा दोस्त भी नहीं है, सिर्फ हीरो बनने के लिए, यही बेवकूफ़ों वाला काम तुम्हें नहीं करना है। देखो, चाहे बैड फॉर्च्यून हो या अपॉर्चुनिटी, दोनों साथ ही में आते हैं, तुम्हें बस पिक करना होता है। सिर्फ किसी इमोशन में आके अपने ही लिए खराब किस्मत लिख देना, ये चीज़ एवरेज लोगों की आदत होती है। अयानो कोजी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इतना ट्रेन था कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी अडेप्ट कर चुका था, और इसका डायरेक्ट प्रूफ था किसी भी सिचुएशन में हार्ट बीट ना बढ़ना। एक ऐसी सिचुएशन जहां तुम्हारी बॉडी डर पर रिएक्ट करना बंद कर देती है, बल्कि सिर्फ डर नहीं, कोई भी और इमोशन तुम पर काम नहीं करता। और वियर्डली यही लेवल 3 को लेवल 4 से कनेक्ट करता है, और वो है एक्सट्रीम अडेप्टेबिलिटी। वैसे तो व्हाइट रूम का हर दिन सेम है, लेकिन फिर भी व्हाइट रूम के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें कॉन्स्टेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था। मतलब बीच बीच में ऐसे टेस्ट होना जिनको तुम्हें स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है। इससे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है इवन प्रेशर वाली सिचुएशन में भी कामली काम करने के लिए। या ऐसा कोई चैलेंज जहां तुम्हें कंटिन्यूअसली 10 घंटे तक दौड़ना है। चैलेंजेस को पार करने के लिए तुम्हारे पास एक्सट्रीम मेंटल एंड्योरेंस होना चाहिए, और इन चैलेंजेस को कंटिन्यूअसली फेस करने पर तुम मेंटली ब्रेक हो सकते हो। या होगी दूसरी चीज़, तुम ह्यूमन लिमिट्स को ही सरपास कर जाओगे। और अगर तुम्हें मोटिवेशन आ ही गया है कि मैं पास करके दिखाऊंगा, तो सोचने वाली बात है कि तुम में से कितने लोग रूटीन सुनने के बाद भी सोचेंगे कि वो इसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो व्हाइट रूम में हर कोई मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। एंड तक सिर्फ एक ही इंसान के बचे रहने का कारण था अडेप्टेबिलिटी। और अडेप्टेबिलिटी इस लेवल की कि तुम डेथ लाइक सिचुएशन में भी सर्वाइव करना सीख जाओ। ये पावर थी गलतियों से सीखने की, ना कि सिर्फ अपनी गलतियाँ बल्कि दूसरों की भी। गेम सिंपल है, अगर तुम फंडामेंटल्स को अपने अपोनेंट से बेटर यूज कर पा रहे हो, तो चाहे गेम कोई भी हो, तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, एट द एंड जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। If I may, I'd like to pose an interesting question. Are all human beings truly equal? इसीलिए अयानो कोजी ने ये बात कही थी कि अगर तुम भी उन्हीं गलतियों से सीख रहे हो जिनसे मैं सीख रहा हूँ, तो तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। तो लेवल 5 रूटीन शुरू होने वाला है। परफेक्ट बॉडी कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, 2 इंसान हैं जिनकी सेम हाइट है और सेम जेनेटिक्स हैं। दोनों की बिल्ड लीन और मस्क्यूलर है, लेकिन एक के अंदर मसल मास दूसरे से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किसकी फिजिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी? तुम्हारी फिजिकल परफॉर्मेंस तुम्हारी बॉडी पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में ज़रूरत से 10 किलो भी ज़्यादा मसल्स हैं, तो तुम्हें स्पीड और स्टेमिना का डिसएडवांटेज मिलेगा। मे बी तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर तुम्हें ईजिली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अपने लिए परफेक्ट बॉडी कंपोजिशन ढूंढने के लिए तुम्हें BMI पर फोकस करना है। गूगल पर जाकर BMI कैलकुलेटर सर्च करो और फोकस करो कि तुम्हारा BMI 19 से 24 के बीच में हो, और इसी सेम वेट और हाइट में तुम्हें फोकस करना है और मसल बिल्ड करने पर। देखो, BMI तुम्हारी वेट और हाइट रेशियो से ही कैलकुलेट होता है।
BMI के थ्रू तुम अपना परफेक्ट बॉडी वेट कितना होना चाहिए ये तुम निकाल लोगे और तुम्हें कोशिश करनी है कि अब तुम उसी बॉडी वेट को मेंटेन करो विद मोर मसल मास एंड लेस फैट। इस फिजिक का ओनली मोटिव है मैक्स परफॉर्मेंस। यहाँ तुम्हें दिखावे पर नहीं जाना है। ज्यादा मस्कुलर होना या ज्यादा श्रेडेड होना सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस को खराब करेगा। इसीलिए कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करो। फिलहाल को 3 बेसिक मूवमेंट्स पर स्टिक रहो, पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। अगर तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं चाहिए और तुम्हें बना बनाया रूटीन चाहिए तो चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लेना या एंड स्क्रीन में डाल दूंगा मैं। ट्रेनिंग अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुई है क्योंकि अब आता है लेवल 6 कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स। ये वर्कआउट टोटल 2 घंटों तक चलेगा जहां तुम कंबाइन करोगे मार्शल आर्ट्स को कैलिस्थेनिक्स के साथ विद द टारगेट ऑफ एडवांस एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड एंड्योरेंस। वेल और भी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मेजर ट्रेनिंग टाइम जाएगा मार्शल आर्ट्स में। स्टार्ट करोगे तुम बॉक्सिंग से और टाइम के साथ तुम्हें हर मार्शल आर्ट से वो मूव पिक करने हैं जो एक्चुअल फाइट में काम आ सकते हैं। कॉम्बैट आर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, मॉ थाई, जूडो, अकीडो, तुम्हें इन सबको मिक्स करना है। इनको सीखने के लिए या तो तुम YouTube पर जा सकते हो या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। ये कम्प्लीटली तुम पर डिपेंड करेगा। हफ्ते में तुम्हें सिर्फ संडे को लाइट वर्क मिलेगा जहाँ तुम कुछ नहीं सिर्फ नॉर्मल जॉगिंग के लिए जाओगे और इसके साथ तुम्हें चाहिए प्रॉपर डाइट जिसमें तुम्हें सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट मिले इंक्लूडिंग प्रोटीन। और इसमें तुम्हारा प्रोटीन हाई होना सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे या तो तुम्हें खाने से पूरा करना है या तो तुम वर्कआउट थोड़ा कम कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने एथलेटिक फिजिक और बेसिक सेल्फ डिफेंस को मास्टर कर लिया है। लेवल 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग। थिंकिंग के मल्टीपल टाइप्स होते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग। ये 2 सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस के भी कई टाइप हैं जिन्हें हमें ट्रेन करना है। व्हाइट रूम में हर उस चीज़ की नॉलेज थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब हमारे पास फैसिलिटी है लेकिन उस पर नॉलेज से ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। वो है तुम्हारा फ़ोन जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो। इस एक फ़ोन में वो सारी नॉलेज है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है। इसके अलावा अयानो कोजी को जो चीज़ सिखाई गई थी वो थी दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना। और इसीलिए अयानो कोजी की बनाई हर स्ट्रेटेजी का ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। व्हाइट रूम की टीचिंग्स के चलते वो हर एक पर्सपेक्टिव को बिना किसी बायस से देख सकता है। मतलब कोई इमोशन नहीं, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग। इसीलिए व्हाइट रूम में वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया है। सब्जेक्ट्स लाइक एडवांस मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी। और तुम्हें ज़्यादा नहीं, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को डेली 10 घंटों के लिए पढ़ना है। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला टारगेट होगा 6 घंटे की स्टडीज़ अराउंड साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मैथमेटिक्स। और उसके बाद का टाइम तुम्हें देना है ट्रेनिंग को और उसके बाद तुम्हें दोबारा पढ़ना है। और रेस्ट करने के नाम पर तुम्हारे पास सिर्फ वही टाइम है जहाँ तुम खाना खा रहे हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम स्टडी के टाइम को अपने हिसाब से कम कर सकते हो। वेल मेक श्योर कि वो टाइम 3 घंटे से कम का ना हो। वेल तुम्हें इनके साथ ऐसी भी चीज़ें सीखने पर ध्यान देना है जिनसे तुम अर्न कर पाओ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर तुम एफर्ट्स लगा रहे हो। मेक श्योर कि तुम इवन फेल भी हो जाओ लेकिन तुम डेली ट्राई करना ना छोड़ो। और ये चैलेंज टोटल 30 डेज का होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना तुम्हारे दिमाग को चेंज करने के लिए काफ़ी है। वेल वापस व्हाइट रूम पर आते हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का जो लेवल है वो बियॉन्ड है किसी भी नॉर्मल स्कूल के। और हाँ, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स स्टडी का मेन पार्ट था, इसीलिए उसकी हम आगे बात करेंगे। यानी कि लेवल 8 मैनिपुलेशन एंड साइकोलॉजी। ये सारी ट्रेनिंग तुम्हें एक डू और डाई सिचुएशन में डालने के लिए है। इससे एक क्वेश्चन आता है जो मैं तुमसे भी पूछूंगा, आर यू विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स टू सर्वाइव। व्हाइट रूम इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाता है। मतलब ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जिसे तुम क्रॉस नहीं कर सकते जीतने के लिए। मैनिपुलेशन का जितना कम यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन उसकी जगह हम यूज़ करेंगे परसुएशन का। ये मैनिपुलेशन जितना डार्क नहीं है। मैनिपुलेशन की फाउंडेशन ही है लोगों के इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करना, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। एक एवरेज इंसान के लिए भी मैनिपुलेशन को यूज़ कर पाना पॉसिबल है बाय एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ अदर्स। सिर्फ एक रैंडम सा झूठ बोलना मैनिपुलेशन नहीं है। लोगों की भी अपनी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस होती हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ लोगों की आदत होती है अप्रूवल सीख करना, या कोई अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सही इंसान को पिक करना भी मैनिपुलेशन का ही एक पार्ट है। अपने से किसी ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट इंसान को मैनिपुलेट करना तुम पर उल्टा पड़ सकता है। दूसरों की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज़ है जो इवन एवरेज IQ वाले लोगों के लिए भी पॉसिबल है। इसके अलावा एक दूसरी टेक्निक भी है जो मोस्टली काम करती है, और वो है ट्रूथ विद इन लाई। मेक श्योर करो कि तुम्हारे हर झूठ में कुछ % सच्चाई हो। एग्जाम्पल के लिए तुम कह सकते हो, क्या तुम्हें याद है तुमने पार्टी में मुझसे 1000 रुपये लिए थे। तुम नशे में थे तो शायद तुम्हें याद नहीं होगा। वैसे मैं उन्हें वापस मांगने नहीं आया, मुझे सिर्फ तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी।
अब बात करते हैं परसुएशन टेक्निक्स की। इसमें से पहली टेक्निक है रेसिप्रोसिटी, मतलब कोई भी हेल्प मांगने से पहले तुम्हें सामने वाले की हेल्प करनी है। जैसे मान लो तुमने किसी कोवर्कर की काम जल्दी खत्म करने में हेल्प की, अब तुम उससे हेल्प मांग सकते हो अपना काम खत्म करने के लिए। बस फर्क इतना होगा कि जो हेल्प तुमने दी थी वो बहुत छोटी थी और जो हेल्प तुम मांग रहे हो वो कंपैरेटिवली बड़ी है। यानी कि तुमने कोवर्कर की एक छोटे काम में हेल्प की और अब तुम बड़े काम में उसकी हेल्प मांग रहे हो। और ये चीज़ बेटर वर्क करती है अगर तुम दोनों चीज़ें साथ में करो। ऐसे में किसी के लिए भी मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला है स्कैरसिटी, मतलब एक टाइम पर हेल्प करो और उसके बाद डायरेक्ट ही हेल्प मांग लो। लोगों को वही पसंद आता है जो कम टाइम के लिए और कम अमाउंट में अवेलेबल हो। जो चीज़ जितनी कम अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये टेक्निक मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है सेल्स में। आज के टाइम पर कई बिजनेस इसके लाइव एग्जाम्पल हैं। बुक्स पढ़ो और इवन इंटरनेट का भी यूज़ करो। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो एक्चुअली यूजफुल हैं। इसके अलावा टेक्निक सीखने के लिए इस वीडियो तक लिमिट मत हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने कवर की हैं, व्हाइट रूम में सिखाए जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से या टेक्निक्स में से एक है। कुछ नहीं तो तुम्हें इन टेक्निक्स को मास्टर करना ही है, और ऑफ कोर्स इसका यूज़ तुम्हें गलत काम के लिए नहीं करना है। दूसरों की साइकोलॉजी को समझना, उन्हें एनालाइज करना भी एक आर्ट है। और यहीं पर आता है लेवल 9 एनालिसिस। एक ही चीज़ को पूरा जोर लगाकर घूरना एनालिसिस नहीं है, बल्कि एनालिसिस सही चीज़ को सही टाइम पर नोटिस करना है, ना कि एक चीज़ को ही पूरा ध्यान लगाकर घूरना। इसे इम्प्रूव करने के लिए सिंपली बाहर जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग हो, और वहाँ बस तुम्हें एक जगह बैठना है और लोगों को नोटिस करना है। मोस्टली उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, तुम्हें अपनी आंखों को रिलैक्स रखना है। एक चीज़ को घूरने की जगह ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करने पर फोकस करो, और ये एनालाइजेशन ही तुम्हें पावर देता है अपने शब्दों को सही यूज़ करने की। यानी कि हमारा लेवल 10 राइट वर्ड्स, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से बोलना। जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतने ही चांसेस हैं कि तुम कुछ गलत बोल दो, इसका बाद में तुम्हें पछतावा हो कि मुझे नहीं बताना चाहिए था। तुम्हें हमेशा इंसान और सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स को यूज़ करना है। साइलेंस को तुम क्या, सामने वाला भी फिल करना चाहेगा। तुम्हें ऑकवर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ वही चीज़ें बोलो जो कि नेसेसरी हैं। इससे लोग तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।